गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का जो भूगोल में पेपर फर्स्ट है संसाधन भूगोल, उसका जो सबसे पहला टॉपिक है संसाधन भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र, यानी कि डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि संसाधन क्या होता है। ठीक है, तो जब कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ मनुष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, उसके उपयोग में आता है, तब वो संसाधन कहलाता है। जैसा कि प्रोफेसर R.N. सिंह और S.D. मौर्य ने 2003 में ये परिभाषा दी है। पृथ्वी पर अथवा अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों पर पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, संसाधन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार किसी भी पदार्थ की जो उपयोगिता है वो ही उसे संसाधन बनाती है, चाहे पृथ्वी पे हो या किसी अन्य ग्रह या उपग्रह के ऊपर। ठीक है, मनुष्य के लिए जो किसी भी वस्तु की उपयोगिता है वो ही उसे संसाधन बनाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वस्तु की उपयोगिता जो है। ठीक है, अब उत्पत्ति के अनुसार जो संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, जो संसाधन हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं, जिसमें कि आपका जल, आपकी मिट्टी, आपके वन, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति ने प्रदान करी है, जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, वो सब कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। और जो संसाधन मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, मनुष्य ने जिनको बनाया है, वो आते हैं मानवीय संसाधनों के अंतर्गत। मनुष्य जो है, मनुष्य स्वयं भी एक मानवीय संसाधन है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, हम इसी वजह से जो मनुष्य है वो भी एक संसाधन है। मानव संसाधन के अंतर्गत मनुष्य ने जैसे खेत बनाए, गांव बसाए, सड़कों का निर्माण करा, रेल मार्ग बनाए, तो उसने जो भी क्रियाएं करी हैं, उसकी स्वयं की बुद्धि जो है, उसकी योग्यता जो है, वो मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आती है। अब जिमरमैन जो हैं, उन्होंने संसाधन की क्या परिभाषा दी है, उसकी अगर हम बात करें तो संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है, और यह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, तो संसाधन जो है और उपयोगिता, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कोई भी पदार्थ संसाधन तब बनेगा जब उसका उपयोग होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति की आवश्यकता के लिए या पूरे समाज के लिए जब किसी पदार्थ का उपयोग होता है, उपयोगिता उसकी सिद्ध होती है, तभी वो संसाधन कहलाता है, अन्यथा वो एक पदार्थ ही रहता है। अब पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तब आता है, कौन कौन सी वो जो आवश्यक बातें हैं उनको पूरा करे। पहला, जब उस वस्तु का उपयोग संभव हो, पहली बात उपयोगिता। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है उसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान और उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके। मतलब ऐसा नहीं है कि, है ना, कोई वस्तु जो है वो जिस अवस्था में है वैसे ही रहे तभी संसाधन है, उसका रूपांतरण करके और अधिक मूल्यवान और उपयोगी वस्तु का निर्माण किया जा सके। जैसे अगर आप देखें तो लौह अयस्क है, वो एक संसाधन है, लेकिन लौह अयस्क को जब लोहे इस्पात उद्योग में प्रयोग करके लोहे की विभिन्न सरिये या और जो चीज़ें बनाई जाती हैं, मशीनों का निर्माण किया जाता है, तब वो संसाधन है, उसका रूपांतरण हो गया। जैसे गेहूं है, ठीक है, गेहूं को हमने आटा बना दिया, तो वो उसका अधिक उपयोग, मूल्यवान उपयोग हो गया। इसी प्रकार जब तक रेशे हैं, कपास है, कपास से जैसे हमने उसका रूपांतरण करके कपड़े बना दिए, सूती वस्त्र, तो वो उसका रूपांतरण हो गया। इसके बाद तीसरी बात, जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता हो। जो वस्तुएं या जो पदार्थ किसी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति कर पाते हैं, वे ही संसाधन की श्रेणी में आते हैं। जिन वस्तुओं का दोहन की योग्यता वाला मानव संसाधन हो। अब मान लो कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, उसका संसाधन, उसको रूपांतरित तो किया जा सकता है, बट मनुष्य के अंदर वो योग्यता ही नहीं है, मानव वर्ग के अंदर, तो वो संसाधन कैसे बनेगा। इसीलिए
जिन वस्तुओं के दोहन की योग्यता, मतलब मानव जो संसाधन है वह उस क्षेत्र में उपलब्ध, उसकी योग्यता होनी चाहिए कि वो उस पदार्थ को रूपांतरित करके और अधिक मूल्यवान और उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर सकें। पांचवा, संसाधनों के रूप में जितना सतत विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी हो। अब रूपांतरण के लिए पैसा लगेगा उद्योगों में, तो पूंजी भी होना आवश्यक है। अब अगर हम देखें तो जो ये संसाधन शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा के रिसोर्सेज, ठीक है, अंग्रेजी में कहलाता है रिसोर्सेज, ये दो शब्दों से बना है। री यानी दीर्घ अवधि या पुनः वापस, ठीक है, री यानी वापस होना। सोर्स यानी कि साधन, ठीक है। तो सोर्स क्या है कि कोई जो साधन है या उपाय। तो अगर हम इसको जोड़ें तो प्रकृति में उपलब्ध हुए संसाधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके तथा जिनकी पूर्ति या पुनर्निर्माण की क्षमता हो, वे संसाधन की श्रेणी में आते हैं। अब संसाधन जो है वो एक प्रमुख आर्थिक तत्व है जिसके स्थानिक वितरण, उत्पादन, उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन संबंधी जो अध्ययन है वो हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, जो कि मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। किंतु 1960 तक वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही शामिल था। किंतु 1960 के दशक में क्या हुआ कि आर्थिक भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं वो अपने अपने अस्तित्व में आने लगी, जैसे कि कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल, व्यापारिक भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल। तो ये सारी जो बातें हैं, ये जो शाखाएं हैं भूगोल की, पहले ये सब आर्थिक भूगोल में ही शामिल थी, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही इनका अध्ययन किया जाता था। किंतु 1960 के दशक में इन सब का पृथक पृथक अस्तित्व आया और अलग अलग शाखाओं के रूप में इनका विकास हुआ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, भूगोल जो है वो मुख्य रूप से दो शाखाओं में बटा हुआ है, प्राकृतिक और मानवीय भूगोल। मानव भूगोल जो है उसकी कुछ शाखा है जिसमें आर्थिक भूगोल, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, उसके अलावा ये आपका राजनीतिक भूगोल आदि। तो आर्थिक भूगोल जो था पहले उसके अंतर्गत ही औद्योगिक भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल, व्यापार वाणिज्य भूगोल, ये सब का अध्ययन किया जाता था। किंतु 1960 के दशक में ये जो भूगोल की शाखाएं थी आर्थिक भूगोल की, ये इनका अलग से पृथक शाखा के रूप में इनका पृथक रूप से इनका अस्तित्व में आई ये। और इनमें संसाधन भूगोल जो है वो एक महत्वपूर्ण शाखा थी, महत्वपूर्ण स्थान है उसका। और संसाधन ही जो है वो सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के आधार होते हैं, ठीक है। जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनके लिए जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो तो संसाधन है। वो किसी भी संसाधन को ही तो संसाधित करेंगे, ठीक है, उपयोग उसका रूपांतरण करेंगे अन्य मूल्यवान और बहुमूल्य वस्तु के रूप में। तो संसाधन भूगोल जो है वो आर्थिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा थी और उसका 1960 के दशक में पृथक शाखा के रूप में वो अस्तित्व में आई, पृथक भूगोल की। और जो जितनी भी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं वो संसाधनों पर ही आधारित होती हैं। इसी वजह से संसाधन भूगोल का अपना एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। अब अगर हम देखें, संसाधन भूगोल जो है वो भूतल पर मानव सहित सभी संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्रीय विभिन्नताओं, स्थानिक वितरण तथा उपयोग के प्रति रूपों का अध्ययन है, जिसमें संसाधन के उपयोग के साथ ही मानव द्वारा किए गए प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उनके दोहन से संबंधित जानकारी का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। संसाधन भूगोल में भूतल के ऊपर मानव के साथ साथ जो संसाधनों की विभिन्न विशेषताएं हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के संसाधन मिलते हैं, उनके उपयोग के प्रतिरूप अलग अलग होते हैं, तो उन सब का अध्ययन भी संसाधन भूगोल में किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को खोजना, उनका दोहन करना, इनसे संबंधित सारी जानकारी जो है वो भी संसाधन भूगोल में हम पढ़ते हैं। अब इधर देखें तो आप, ये संसाधन भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले ज्ञात और अज्ञात प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों की खोज, उद्भव,
वितरण, इनमें विद्यमान स्थानिक भिन्नता, उपयोग, प्रतिरूपों और संरक्षण का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि संसाधन भूगोल में हमें सिर्फ प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को खोजना है, उनका उपयोग ही करना है। अगर हम कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कि मतलब परंपरागत हैं या अनवीकरणीय है, तो उनका अगर हम अति उपयोग करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे, है ना, हमारी आगे वाली भावी जनरेशन के लिए वो उपलब्ध ही नहीं होंगे। तो उपयोग के साथ साथ एक देखो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये संरक्षण, मतलब उनका संरक्षण भी किया जाना आवश्यक है। तो संरक्षण भी हम संसाधन भूगोल में ही पढ़ते हैं, विभिन्न संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। ये तो बात हुई कि संसाधन जो है वो क्या है, संसाधन भूगोल क्या है। अब हम विभिन्न भूगोलवेताओं ने संसाधन भूगोल की कुछ परिभाषाएं दी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जगदीश सिंह हुए हैं प्रोफेसर, उन्होंने कहा संसाधन भूगोल विभिन्न तत्वों की संसाधनता, उनका क्षेत्रीय वितरण, प्रतिरूप, उनके भूविन्यासिक संगठन में महत्व तथा पर्यावरण संतुलन एवं मानव विकास में अंशदान का अध्ययन करता है। यानी कि संसाधन भूगोल जो है वो विभिन्न तत्वों की संसाधनता यानी कि उनके रूपांतरण की, उनका क्षेत्रीय वितरण, विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार कहाँ कहाँ पे वो अधिक पाया जाता है, कहाँ पे वो कम पाए जाते हैं, उनके जो पर्यावरण संतुलन के बारे में और मानव के विकास में उन संसाधनों का क्या योगदान है, वो सब संसाधन भूगोल में पढ़ा जाता है। अब अगर हम एस.डी. कौशिक के अनुसार देखें तो एस.डी. कौशिक ने कहा यह पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त संसाधनों की विशेषताओं, उनकी क्षेत्रीय भिन्नताओं, स्थानिक वितरण तथा उपयोग, प्रतिरूपों व कारकों का विज्ञान है। यानी कि संसाधन भूगोल जो है इसमें जितने भी प्रकार के संसाधन हैं उनकी विभिन्न विशेषताएं जो है उनके बारे में, उनके कहाँ कहाँ पे वो मिलते हैं, अधिक मात्रा में कहाँ कम मात्रा में मिलते हैं, उनका जो वितरण है और उनका जो उपयोग है, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर बी.एस. नेगी जो हुए हैं उन्होंने कहा कि संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के धरातल पर फैले संसाधनों के वितरण, उनके उपभोग, उपयोगिता एवं संरक्षण के विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डालते हैं। आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो भी तत्व उत्पादन और उपयोगिता में सहायक होते हैं उनके वितरण का अध्ययन संसाधन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि हम धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध है मानव के उपयोग के लिए, तो उन सभी संसाधनों का वितरण किस प्रकार का है, उनकी उपयोगिता क्या है, उनके संरक्षण के विभिन्न तरीके क्या है, इन सब के ऊपर प्रकाश डाला जाता है संसाधन भूगोल के अंतर्गत। और साथ ही यहाँ पे देखें आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो भी तत्व उपयोगी उत्पादन और उपयोगिता में सहायक हैं, ठीक है, उनके वितरण का अध्ययन, मतलब यानी कि जो भी तत्व उत्पादन प्रक्रिया में और उपयोगी हैं जो उत्पादन प्रक्रिया के लिए, उनके वितरण का अध्ययन जो है वो संसाधन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार हमने बात करी कि संसाधन है क्या, संसाधन भूगोल क्या है, संसाधन भूगोल पर विभिन्न भूगोलवेताओं ने क्या परिभाषा दी है उनकी, और इसी टॉपिक को हम कल आगे बढ़ाएंगे और संसाधन भूगोल की प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में हम कल बात करेंगे।